गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुपमा मिश्रा आपको 4 चैप्टर इतिहास का पढ़ा चुकी हूँ। आगे आपका 5वां चैप्टर है भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण। प्रयाण यानी कि प्रयास। भारत जो हमारा देश है वो आज़ादी की तरफ प्रयास कर रहा है। तो सन 1920 से 1947 की अवधि को गांधी युग या गांधी युग के आंदोलनों का युग माना जाता है, क्योंकि उस समय आपको पिछले वीडियो में मैंने और पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि गांधी जी कब भारत आए थे। तो 1919 में, उसके बाद 1920 से 1947 जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक क्या था, गांधी युग या गांधी युग के आंदोलनों का युग। क्योंकि गांधी जी जब भारत आए तब से ही आंदोलन चालू किए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई का तो है ही, साथ साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का भी है। जो हमारे अधिकार हैं, गांधी जी उसके लिए भी आंदोलन किए और हम स्वतंत्रता के लिए भी गांधी जी प्रमुख माने जाते हैं। इस आंदोलन के जिन प्रवाहों में से गुजरे और उनका जो एक संकुल प्रभाव खड़ा हुआ उसका यह अवलोकन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या आंदोलन किया और क्या क्या उसका परिणाम आया। पहला क्या है, साइमन कमीशन सन 1947। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार में एक व्यवस्था यह थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया गया और सुधार की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना। परंतु 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज थे। वहाँ पे जितने भी अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो सब क्या थे, विदेशी थे। अंग्रेज से भारतीयों का दुख दर्द भारतीय ही समझ सकते हैं, इसलिए उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका दुख दर्द समझ सके। इस विचार से कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश भारतीयों ने की, परंतु अंग्रेजों ने सिफारिश नहीं स्वीकार की। इसका मतलब यह है कि जो वहाँ पे संगठन बना था उसमें जो 7 सदस्य थे, सातों क्या थे, अंग्रेज थे। जो उसमें अगर एक भी भारतीय होता तो भारतीयों का दुख दर्द समझता और उसकी सिफारिश को सुनता। लेकिन क्या किया, भारतीय लोग बहुत सिफारिश किए कि एक सदस्य तो भारत का होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज सिफारिश नहीं स्वीकार किया। अतः भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। उन्होंने बहिष्कार करने का यानी कि उसको हटाने का निश्चय किया भारतीय लोगों ने। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय लोगों ने सभा, जुलूस, साइमन गो बैक के नारे और काले झंडे फहराकर विरोध किया, जिसके विरुद्ध सरकार ने दमन नीति का उपयोग किया। सरकारी दमन नीति का भोग लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू भी बने। लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। थोड़े दिन बाद उनका अवसान हो गया, यानी उनकी देहांत हो गई। लाला जी की मृत्यु के समाचार में से भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी उत्तेजित हुए और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। यानी कि जो लाठीचार्ज किए थे जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनका देहांत हुआ था, इससे आक्रोशित होकर भगत सिंह और राजगुरु, ये सब क्या थे, क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस, इनको गांधी जी की तरह आज़ादी नहीं चाहिए थी कि बस शांत से आप आंदोलन करते रहो, आज़ादी भी। इनका क्या था, क्रांतिकारी थे, ये बहुत ही उग्रवादी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाला जो अंग्रेज पुलिस था उसकी हत्या कर दी। नेहरू कमेटी, दूसरी कमेटी। साइमन कमीशन का बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री बर्कन हेड ने साइमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत में नेता सभी दलों के अनुकूल संविधान बनाकर दे तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। इस आह्वान को चुनौती समझकर भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की रचना की, यानी कि मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। जो विवरण दिया हुआ नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्थानीय स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि विषयों का समावेश किया गया। परंतु अंग्रेज सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। तीसरा है आपका पूर्ण स्वराज्य की मांग, यानी कि जितने भी अधिकार है, जितने भी स्वतंत्रता है, सब प्रकार से उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में हुआ।
उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय हुए। वे पूर्ण स्वराज्य के पक्षधर थे। स्थानीय स्वराज्य से युवा वर्ग को संतोष नहीं था। परिणाम स्वरूप लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ। इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए सन 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को ही लागू किया गया, यानी कि 26 जनवरी। आपको पता है 26 जनवरी क्या है? तो 1930 से ही 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाए जाने का विचार किया गया था। दांडी कूच 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दांडी कूच स्टार्ट हुआ। ये भी एक आंदोलन ही था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी गांव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। नमक के लिए भी वहाँ कानून लगा था। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। या वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी हुई, फिर भी लोग क्या थे? दृढ़तापूर्वक वहाँ पे जमे हुए थे, रुके हुए थे। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम, अब गांधी आश्रम से 12 मार्च 1930 को बैठलो जन तो तेने रे कहिए पीर पराई झाड़े रे गाना गाया और भड़े नरसयो तेनु दर्शन करता कुल इकोतर तारिया रे सूरा संग्राम के देख भागे नहीं देख भागे सोई सूर नहीं। यह पूरा होने पर महाप्रयाण शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी कूच की शुरुआत की, यानी दांडी की तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। कूच यानी वहाँ पे प्रस्थान करना। अहमदाबाद से दांडी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। दांडी यात्रा में असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, राश, जांबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े नगरों में सभाएं करके, यानी कि वहाँ पे संदेश देते हुए छोटे छोटे सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग की अनिवार्यता की जानकारी दी। गांधी जी ने भाट नामक स्थान पर 29 मार्च 1930 कहा कि कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, परंतु जब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। कौवे कुत्ते यानी सबसे खराब मृत्यु, मरूंगा, लेकिन उनके अंदर दृढ़ विश्वास था कि हम ये कार्य करके ही अपने आश्रम में वापस आएंगे। यह कूच जिन गांवों में से गुजरती वहां लोग रास्ते की सफाई करते, पानी छिड़ककर तोरण बांधकर सजाते, क्योंकि लोगों के अंदर भी ये भावना थी कि हम क्या करेंगे, इस आंदोलन में हम भी भाग ले रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे। इस यात्रा में लोगों में अपूर्व जागृति, गजब की श्रद्धा, चेतना और एकता जगाने का अद्भुत कार्य किया। पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन की पद यात्रा यानी पैदल के बाद दांडी पहुंचे 15 अप्रैल 1930 में। उन्होंने शुरुआत कब की थी? 12 मार्च को, और पहुंचे कब? 15 अप्रैल को। दांडी कूच का मार्ग इसमें आपको दिखाया गया है, जो रेड क्रॉस बना है वहाँ से। तो दांडी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, रास्ते में दांडी से नवसारी, सूरत, मंगलेश्वर और भरूच, फिर जंबूसर, रास, बोरसद, आणंद और नडियाद पहुँचते पहुँचते तब साबरमती आश्रम पहुँच गए। अब आगे आपका क्या है? 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र किनारे गांधी जी ने जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। गांधी जी ने कहा, मैंने नमक कानून को तोड़ दिया, और उस समय वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूँ। श्री महादेव भाई देसाई दांडी कूच की तुलना महाभिनिष्क्रमण
के साथ करते हुए दुनिया भर के पत्रकारों फोटोग्राफरों ने भी इस स्थान पर आकर आंखों देख ब्यूरो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्यात दांडी कूच की भौतिक समाप्ति थी, परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत की नींव में नमक लगना शुरू हो गया था। नमक लगना वहाँ पे शुरू हो गया। इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सरकार नमक दमन के कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोलीबारी, स्त्रियों और बालकों पर जुल्म करने पर लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ी। यानी कि वहाँ पे गिरफ्तारी हुई और स्त्रियों और बच्चों पर बहुत सारे जुल्म किए गए, जुर्म हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनकी लड़ाई कमज़ोर नहीं हुई। दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से आई जागृति के कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में से स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग, महसूल सहित करवेरा ने न भरने का आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम हुए। इस जागृति और तथा आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज, कारावास सहित दमनकारी कदम उठाए गए। यानी कि अंग्रेज सरकार जो थे बहुत सारे गलत कार्य किए, यानी स्त्रियों पर, बच्चों पर जुर्म किए, लाठीचार्ज किए और गिरफ्तारी की। इससे भी हमारे आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग उसमें जुड़े रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप देश के रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़, हमले जैसे कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। इन घटनाओं में सरहद के गांधी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीछे पर नागरिकों का हमला, दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग, सूरत में के धारासाड़ा तथा बिरमगम क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रह के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने का कार्यक्रम मुख्य थे। अब आगे आपका गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह। आगे मैं आपको अगले वीडियो में अभी दो आगे देख लीजिए, फिर जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थगन। ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज परिषदों बुलाई गई। नवंबर 1930 में पहली परिषद लंदन में आयोजित की गई नवंबर में। दूसरी, परंतु वह कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण निष्फल गई। वहाँ पे कांग्रेस उपस्थित नहीं था, इसलिए वह निष्फल हो गई। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931, जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पिकेटिंग की सहमति मुख्य मुद्दा रहा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी जी उपस्थित रहे, परंतु ब्रिटिश पक्ष द्वारा संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग कौमों के लिए अलग अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी मुद्दा उठाए जाने पर गांधी जी की निराश हुआ और अंत में यह परिषद निष्फल गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1943 तक चला। 1900 विश्व युद्ध में पहली बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया। जनवरी 1942 में क्रिप्स दरखास्त द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी तथा हिंदुस्तान को स्वराज्य देने का उसका इरादा नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही है। ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए। गांधी जी ने जनता की निराशा दूर करके एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उसे तैयार किया। मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के दूसरे दिन प्रातःकाल गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के साथ ही देश के अग्रगण्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो वहाँ पे आए समाचार पत्र थे, जो फोटोग्राफर होते थे, उस पर पाबंद लगा दिया। प्रांतीय और जिला स्तर के कांग्रेस
सी नेताओं को भी पकड़ लिया गया। गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांव में एकाएक जोरदार हड़तालें हुई और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए मेरी यह अंतिम लड़ाई है और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के तैयार था। उसका सूत्र था करेंगे या मरेंगे। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान हड़तालें, जो वहाँ हड़तालें हुई थी, वो जो लास्ट आंदोलन था हिंद छोड़ो, उन्होंने कहा था ना करेंगे या मरेंगे। गांधी जी बोले कि अब ये मेरा अंतिम आंदोलन है। देश के गांवों और शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी तथा स्त्रियां आदि ने इस कार्यक्रम में आगे आकर भाग लिया। मजदूरों ने कारखानों में हड़तालें की। जमशेदपुर के लोहे के कारखाने में तथा मुंबई और मद्रास की कपड़ा मिलों में हड़तालें हुई। अहमदाबाद की 75 मिलों के 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक हड़ताल रखी। देश भर में शांत और अपूर्ण हड़ताल हुई। विद्यालय कॉलेजों में हड़तालें हुई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार बंद रहे। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की प्रवृत्तियां। देश में चारों तरफ लोगों का क्रोध ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नीति अपनाने के विरुद्ध। शहरों तथा गांवों में लोगों की टोलियों द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल, मार्गों, विद्यालय, कॉलेजों के मकानों, रेलवे स्टेशन आदि को तोड़ डालने, संपत्ति लूटने और आग लगाने की घटनाएं बड़ी संख्या में हुई। रेलवे का बहुत नुकसान हुआ। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने बम का भी उपयोग किया। आगे वीडियो में मैं आपको संघर्ष को कुचल डालने की सरकार की असफलता, आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस, मैं आगे आप सबको ये बताऊंगी। और जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ खास क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े। भारत छोड़ो आंदोलन और इस आंदोलन की विविध घटनाएं। तो आपको मैंने जितना भी पढ़ाया वो यही इसी क्वेश्चन का आंसर है। आगे मैं आपको आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने के किए गए प्रयत्नों के बारे में आगे का क्वेश्चन में यही बताऊंगी आपको। थैंक यू बच्चों।